हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जीके जीएस पे आधारित होगी, जो कि ये क्लास फर्स्ट होने वाली है। इसमें आज हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे और ये हमारी क्लास सभी परीक्षाओं के लिए होने वाली है। कोई भी भाई अगर ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि सौर मंडल से बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये हमारी जीके और जीएस की पहली क्लास होने वाली है, जो कि हम बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। ये हमारी प्रश्नोत्तरी होगी। इसमें हम प्रश्न के माध्यम से इसकी डिटेल भी करेंगे एक एक पॉइंट का, और जानेंगे कि वाकई में सौर मंडल से कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैं उम्मीद क्या पूरी वादा करता हूं पूरी तरीके से कि अगर आप ये चीज कर रहे हैं, पूरी के पूरी सिर्फ 20 क्वेश्चन है तो आपका सौर मंडल से बाहर नहीं जाने वाला है। ऐसे ऐसे 20-20 क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर का लेके आऊंगा, जो कि हर एक चैप्टर का मैं लेके आऊंगा 20-20 क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड, जो कि सारा का सारा जीएस हम खत्म करने वाले हैं। तो आज की ये हमारी पहली क्लास होने वाली है और बिना देर के हुए पहले वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। जो हमारा सौर प्रणाली है, इसकी खोज किसने की है। ठीक, तो इसकी खोज हमारे क्या गैलीलियो साहब ने की है, या फिर जी.एल. बेयर्ड ने की है, या फिर कॉपरनिकस ने किया है, या फिर ऑप्शन डी कैपलर ने किया है। तो कमेंट करके आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो हमारा ये हो जाएगा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की है। अगर सौर प्रणाली की बात आएगी तो हमारा पहला नाम हमारा आता है कॉपरनिकस साहब का। ठीक, जो कॉपरनिकस है, इन्होंने सौर प्रणाली की खोज की है। ठीक, किसकी? सौर प्रणाली की। किसने? कॉपरनिकस ने। आपको एकदम इसको याद रख लेना है। दूसरी चीज इसमें आपको मैं बताऊं कि जो ग्रह संबंधी है ना, जो ग्रह संबंधी है कि ग्रह संबंधी के खोजकर्ता कौन है, तो ग्रह संबंधी के खोजकर्ता का अगर हम कभी भी नाम लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा कैपलर। वो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कैपलर साहब हो जाएंगे। ठीक, सौर प्रणाली की खोज किसने की है? तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया है। और अगर हमारी बात यहीं पे ग्रह संबंधी की आ जाएगी तो ग्रह संबंधी खोजकर्ता कौन है? तो ग्रह संबंधी खोजकर्ता हमारे कैपलर साहब हो जाएंगे। वैसे इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की है, तो हमारा ऑप्शन सी कॉपरनिकस के साथ चला जाएगा। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। यानी इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन। इसमें बताइए कि इसमें से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। ये ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है निहारिका, ऑप्शन डी है ग्रह। ठीक, तो एक यहां पे हम नजर डालेंगे कि सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा तो सौर मंडल से अलग होता है, ग्रह से थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन ये हमारा सौर मंडल का ही भाग है। ठीक, धूमकेतु की बात करें, ये भी हमारा सौर मंडल का ही भाग है, और ग्रह की बात करें, ये भी हमारा सौर मंडल की बात का ही एक भाग है। लेकिन अगर बात हम निहारिका की करते हैं तो जो निहारिका ये है ना, ये हमारा सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। ये सौर मंडल का भाग नहीं है। क्या? निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। बाकी के क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह, ये तीनों के तीनों हमारे सौर मंडल का भाग है। ठीक, अगर बात करेंगे कि सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है, तो वहां पे हमारा ऑप्शन सी निहारिका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप इसको याद करते चलिएगा प्लीज। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और यहां पे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। जो हमारा एक सूर्य होता है ना, यहां पे एक अच्छे से देखिएगा कि ये हमारा सूर्य है। ठीक, तो सूर्य में सबसे ज्यादा कौन से गैस पाए जाएंगे? तो सूर्य में सबसे ज्यादा हमारा एक हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक, और उसी के साथ एक हमारा हीलियम होता है, वो पाया जाता है। जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो 71% होता है सूर्य में। सूर्य में किन 2 गैसों का मिश्रण है? वैसे बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे गैसों का नाम बताइए जो सबसे अधिकतम पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, और बात हीलियम की अगर करेंगे तो ये हमारा 26% पाया जाता है। ठीक, जो हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हमारा 71% पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा सूर्य में कौन सा गैस पाया जाएगा? तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। और अगर हम बात करें कितनी पाई जाती है, तो ये 71% पाया जाता है। इसी के साथ जो हमारा हाइड्रोजन में एक गैस है हीलियम, हीलियम कितना पाया जाता है? तो हीलियम हमारा 26% पाया जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा। वैसे तो बहुत सारे गैस पाए जाते हैं हमारे सूर्य में, लेकिन अगर हम बात करें यहां पे
किसकी? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है 71%। आपको ये नोट डाउन करना है, ठीक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो हाइड्रोजन हमारा पाया जाता है 71%, और अगर 26% कहीं पे दिया है तो हमारा 26% वो हीलियम हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे अपना और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, क्या चंद्रमा एक तारा है, शुक्र एक तारा है, पृथ्वी एक तारा है, या सूर्य एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, आपको यह बताना है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें चंद्रमा की, तो चंद्रमा हमारा तारा नहीं है। बात अगर हम यहां पे सूर्य की करते हैं, सॉरी शुक्र की करते हैं, तो ये भी हमारा एक तारा नहीं है। बात अगर हम पृथ्वी की करते हैं तो पृथ्वी भी हमारा तारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? अगर तारा की बात करेंगे, अगर तारा कोई है तो तारा हम किसको कहते हैं? वो हम सूर्य को कहते हैं, ठीक। सूर्य को हम तारा कहते हैं। जो हमारा सूर्य है वो भी एक प्रकार का तारा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? जो हमारा सौर पृष्ठ है, ये हमारा सूर्य है, इसमें हमारा हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन जो इसकी पृष्ठ है ना, सौर की जो पृष्ठ है, ये कितना गर्म होता है, यानी इसका तापमान कितना होता है? तो आपको बताना है, क्या 800 डिग्री सेल्सियस होती है, या फिर 600 डिग्री सेल्सियस होती है, या 6000 डिग्री सेल्सियस होती है, या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस होती है? तो सौर पृष्ठ की जब भी हम बात करेंगे, सौर पृष्ठ की जब भी बात करेंगे, तो उसका जो तापमान होता है ना, वो तापमान हमारा होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? वो तापमान हमारा हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। किसका? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? बहुत ही ये आयोग का बहुत ही पसंदीदा ये आपका एक क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जामों में आ भी रहा है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। देखिए जैसे ये हमारा सूर्य हो गया और हमारी ये पृथ्वी है, तो यहां से जो इसकी रोशनी यानी किरण जो आती है ना, वो कितना समय लेती है पृथ्वी पे पहुंचने पे? तो इसका जो टाइम है ना, वो 8.3 मिनट है, यानी 8 मिनट और 30 सेकंड लेती है ये पृथ्वी पे पहुंचने पे। क्या सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पे आने में 8.3 मिनट का टाइम लेती हैं। ये कौन? सूर्य की प्रकाश धरती पर पहुंचने में, ठीक। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें जब आती हैं पृथ्वी पे, तो 8.3 मिनट का टाइम वो लेती हैं, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे कि सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह? ये हमारा सूर्य है, तो यानी जो सूर्य है ना, इसके जो सबसे नजदीक है वो कौन सा ग्रह है? तो इसको मैं एक ट्रिक के हिसाब से आपको बताऊंगा। सूर्य होता है बहुत गर्म, ठीक, और ये बहुत गर्म होता है, यानी इसके जो नजदीक रहेगा ना वो जल जाएगा, यानी वो बेवकूफी करेगा, ये एकदम बुद्धू है। कौन? जो ग्रह इसके पास रहेगा सबसे नजदीक सूर्य के, वो एकदम बुद्धू रहेगा। तो बुद्धू से हम क्या याद करेंगे? बुध। बुद्धू से हम याद करेंगे बुध, यानी सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? तो वहां पे बुध ऑप्शन में रहेगा, तो आपको बुध लगाना है, ठीक। सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे करीब हमारा कौन सा ग्रह है? वो हमारा बुध है। ये बुध इसलिए ऐसे याद करने का तरीका है कि एक बुद्धू है तभी ये सूर्य के पास है, क्योंकि जो सूर्य के पास रहेगा वो उसकी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और दूसरी बात, सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा कौन पूरा कर लेता है? तो सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा जो पूरा करता है वो बुध हो जाता है, और इसको 88 दिन लगते हैं। 88 दिन लगते हैं इसको, इसका जो होता है परिक्रमा में 88 दिन ही लगते हैं बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो हमारा बुध है, और सबसे नजदीक जो ग्रह है वो भी हमारा बुध है, ठीक। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी बहुत से ऐसे ग्रह हैं लेकिन सबके चारों ओर घूमने वाले कोई ना कोई ग्रह हैं, लेकिन ऐसे ग्रहों को हमें बताना है जिसके चारों ओर ग्रह नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे। इसमें जो बुध होता है, बुध और एक हमारा है शुक्र, बुध और शुक्र जो हमारा है ना, इसके कोई ग्रह नहीं होते हैं,
और इसके बाहर कोई ग्रह नहीं होता है कि इसको सपोर्ट करे या फिर घूमता रहे। ये सिर्फ एक ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का नहीं है लेकिन मंगल का है, ठीक, मंगल का है और बुध का भी है, वरुण तथा प्लूटो का भी ग्रह है, ठीक। अगर ग्रह की बात करें कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो बुध तथा शुक्र का उपग्रह नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बुध तथा शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं होता है, सॉरी कोई भी उपग्रह नहीं है। किसका? बुध तथा शुक्र का। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। यह मैं डिटेलिंग कर चुका हूं पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में, आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर से मैं यहां पे बताऊंगा कि सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है। जो हमारा सूर्य है इसका सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हमारा बुध हो जाएगा। बुध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुध। बुध को हम क्या और कहते हैं, बुध को हम मरकरी भी कहते हैं। कितने दिन में ये चक्कर लगा लेता है सूर्य का, तो ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। 88 दिन में कौन सूर्य का चक्कर लगा लेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुध, ठीक। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो आपका हो जाएगा बुध। तो ये ऑप्शन नंबर 9 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर यहां पे जो डी है ना, वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएगा हम लोग। और यहां पे सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है। जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है उसके ही समान कौन सा है, तो पृथ्वी के समान कौन सा है, क्या बुध है, क्या मंगल है, या फिर शुक्र है, या फिर यम है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इसमें क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के समान एक ग्रह है, और उस ग्रह का क्या नाम है, उस ग्रह का नाम है शुक्र। जो हमारा शुक्र है ना, शुक्र हमारा पृथ्वी के एकदम समान है। पृथ्वी जितनी बड़ी है लगभग लगभग उतने ही बड़े क्या है, उतना ही बड़ा हमारा शुक्र है। शुक्र को कुछ और नामों से जानते हैं जिसको यहां पे देखेंगे। देखिए एक होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के नाम से किसको जानेंगे, हम शुक्र को ही जानते हैं, ठीक। पृथ्वी की बहन भी किसको कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक। जो हमारा शुक्र है इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसी को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक। और दूसरा चीज कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होगा, आपको यह नोट डाउन करना है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए पृथ्वी स्थित है, जो हमारी पृथ्वी है ना वो किन ग्रहों के बीच स्थित है। जो हमारी पृथ्वी है वो किन ग्रहों के बीच में स्थित है। यानी देखिए सबसे पहले हमारा आता है मंगल, मैं समझाने का यहां पे कोशिश करूंगा। मंगल है, मंगल के बाद हमारी आती है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद हमारा क्या आएगा, पृथ्वी के बाद हमारा आ जाएगा शुक्र। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किसके बीच में है, तो हमारी पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच में पाई जाएगी, ठीक। मंगल और शुक्र के बीच में हमारी पृथ्वी पाई जाएगी। पृथ्वी की स्थिति क्या है, तो शुक्र एवं मंगल के बीच है। शुक्र एवं मंगल के मध्य हमारी क्या पाई जाएगी, पृथ्वी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहां पे सही हो जाएगा कि पृथ्वी कहां स्थित है, तो पृथ्वी हमारी जो है शुक्र एवं मंगल के मध्य, यानी मंगल के बीच और शुक्र के बीच में हमारी पृथ्वी स्थित है। शुक्र एवं मंगल के बीच, ये आपको एकदम नोट डाउन करना है, ठीक। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच जाते हैं। देखिए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आपको यह चीज यहां पे बताना है, 4 जुलाई को, 21 मार्च को, या 23 सितंबर को, या फिर 3 जनवरी को। सबसे निकट कब होगी, तो ऑप्शन में जब भी कहीं पे भी आपको 3 जनवरी दिया है ना, तो 3 जनवरी को जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होती है। कब, 3 जनवरी को सबसे ज्यादा नजदीक होती है, ठीक। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होती है, यानी जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक कब होगी, तो हमारा ऑप्शन में रहेगा अगर 3 जनवरी, तो आपको यही लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब हमारी पृथ्वी नजदीक होती है तो वो हमारा डेट 3 जनवरी होता है। इसी के साथ आपके सवाल एक और आ रहा होगा कि सबसे निकट अगर 3 जनवरी को होती है तो पृथ्वी हमारी सूर्य से सबसे दूर किस दिन को होती है, ये अगले क्वेश्चन में हम जानेंगे। देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है, क्या 30 जनवरी को होती है,
या 22 दिसंबर को होती है, या 22 सितंबर को होती है, या फिर 4 जुलाई को होती है। ठीक, देखिए तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि पृथ्वी सूर्य से, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, इससे सबसे ज्यादा जब दूर रहेंगे ना, तो सबसे ज्यादा दूर का कौन सा दिन होगा, तो हमारा 4 जुलाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 जुलाई हो जाएगा। यानी 4 जुलाई को जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज आपको याद करने का तरीका बता दूं कि नजदीक 3 छोटा है ना और 4 बड़ा है, इसको ऐसे याद करिए, 3 छोटा है तो यानी सबसे निकटतम जब बिंदु रहेगी तो वो कौन सा दिन रहेगा, 3 जनवरी रहेगा। लेकिन सबसे जब अधिकतम दूरी की बात करेंगे कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से सबसे अधिक दूर पे कब होता है, तो हमारा हो जाएगा 4 जुलाई। 3 छोटा है इसलिए निकटतम है, 4 बड़ा है इसलिए अधिकतम हो जाएगा। ऐसे आप इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 पे यहां पे पहुंचते हैं। देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको ये यहां पे बताना है। तो बात करेंगे अब अगर हम सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बृहस्पति, क्या मंगल होगा, या फिर सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, या फिर बुध को कहेंगे। तो आपको ये चीज कमेंट करके बताना है दोस्तों। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको मैं छोड़ूंगा और इसका मैं कल आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको कमेंट में आप इसका जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे देखेंगे कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, आपको यहां पे ये बताना है। बात हमने किया था कि जो सूर्य है, सूर्य के सबसे कौन सा निकट ग्रह है, तो वहां पे हमने बताया था कि बुध होता है। तो यहां पे देखिएगा बुध मत मारिएगा, क्योंकि जब बुध की बात करेंगे तो ये हमारा सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके नजदीक कौन सा ग्रह सबसे नजदीक में है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। जो हमारा शुक्र होता है ना, शुक्र, ये हमारा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। बात अगर बुध की करेंगे, एक मिनट, अगर बात हम बुध की करेंगे तब वो तो हमारा सूर्य से सबसे निकटतम हो जाएगा। लेकिन बात अगर पृथ्वी की करेंगे ना, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह, तो हमारा हो जाएगा शुक्र। यानी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा आंसर क्या, शुक्र सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर आपसे पूछता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बुध हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो वहां पे आपका हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ठीक, शुक्र को इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। ठीक, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको स्टार बना के नोट करना है। यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। यह बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि खगोलीय एकक किसे कहते हैं, खगोलीय एकक किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका ऑप्शन नंबर पृथ्वी तथा सूर्य हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य हो जाएगा आपका। ठीक, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय एकक कहते हैं। आप इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत ही आपके एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी, तब बात करेंगे पृथ्वी तथा सूर्य, जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा सूर्य है, इसके बीच की जो दूरी है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम खगोलीय एकक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हम 1 नंबर को लॉक करेंगे यहां पे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जो हमारा सूर्य है ना, इसके चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी वो परिक्रमा करती है। तो ये सबसे पहले खोज किसने किया है, यानी जो हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है वो परिक्रमा करती है। ऐसे करके ये परिक्रमा करती है। तो ये परिक्रमा करती है, ये सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या न्यूटन ने बताया, क्या डाल्टन ने बताया, या फिर कॉपरनिकस ने बताया, या फिर आइंस्टीन महोदय ने बताया है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपरनिकस।
जो कॉपरनिकस महोदय है ना, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि कॉपरनिकस यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो है वो हमारा जो सूर्य है इसका चारों तरफ से क्या करती है, चक्कर लगाती है, गोल गोल हमारी पृथ्वी घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर। यह सबसे पहले किसने बताया, कॉपरनिकस ने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा किसे कहा जाता है? ठीक, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा किसे कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका हो जाएगा लुब्धक। ऑप्शन नंबर सी जो है लुब्धक। लुब्धक को हम क्या कहते हैं, विस्फोट तारा कहते हैं। ठीक, जो विस्फोट तारा के नाम से जाना जाता है वो हमारा क्या है, लुब्धक है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड में विस्फोट तारा हम लुब्धक को कहते हैं। आपको ये नोट करना है। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लुब्धक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का होगा कि देखिए निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा क्या बुध को कहा जाता है, क्या शुक्र को कहा जाता है, या मंगल को कहा जाता है, या फिर शनि को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इवनिंग स्टार, मैं आपको यहां पे एक चीज बता दे रहा हूं कि इवनिंग स्टार जिसको कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को भोर का तारा कहा जाता है। यानी इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो इवनिंग स्टार हम शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार हम शुक्र को कहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर कौन सा यहां पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि किसे एक भोर का तारा कहा जाता है, तो हम शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं। ठीक, और यहां पे मैं बता दूं कि अगर आपको विस्फोट तारा के नाम से किसको जानना है तो आपको वो लुब्धक हो जाएगा। यहां पे कि विस्फोट तारा के नाम से किसे जानते हैं, तो उसको लुब्धक के नाम से जानते हैं। और बात अगर हमारी आ जाएगी कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो हमारा वो हो जाएगा शुक्र। इवनिंग स्टार के नाम से किसको जानते हैं, इवनिंग स्टार के नाम से भी हम शुक्र को जानते हैं। शुक्र को और क्या कहा जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। आपको ये चीज नोट डाउन करना है। इतनी चीजें मैं जितना चीज आपको थ्योरी में बता रहा हूं, मौखिक रूप से बता रहा हूं, उसको प्लीज आप नोट डाउन करिएगा। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? जो हमारा उत्तरी ध्रुव है उसके खोजकर्ता कौन है, आपको यह बताना है। यानी देखिए ये हमारी जो पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो जो हमारे ये उत्तरी ध्रुव है इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके हमारे खोजकर्ता कौन है आपको ये कमेंट में बताना है। चलिए मैं ही बता दे रहा हूं कि जो उत्तरी ध्रुव ये हमारा है, ये 90 डिग्री पे यहां पे होता है और इसके खोजकर्ता जो है वो हमारे रॉबर्ट पियरी साहब हैं। ठीक, यानी आपसे कभी भी पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला कौन है, वो हमारे रॉबर्ट पियरी साहब हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी जीके जीएस की पहली क्लास खत्म होती है, जो कि आप बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय भी किए होंगे और आपको लगा भी नहीं होगा कि इतनी लंबी क्लास खत्म हो गई। सौरमंडल का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वीडियोस को खत्म करूंगा। आपको सेशन अगर पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों से भी यानिस एकेडमी को जरूर फॉलो करवाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपसे ही हमें, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको नई नई वीडियोस और आगे प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक, इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियोस को यहीं पे खत्म करता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए यानिस एकेडमी को और अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।